तो दोस्तों स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल SPS क्लासेस वीडियो में। तो हम आपको आज लेके आए कक्षा 9वीं की हिंदी प्रश्न बैंक फुल सॉल्यूशन के साथ। तो हम बढ़ते हैं पहली इकाई की ओर। इसमें दिया हुआ है आदिकाल की सीमा है। तो इसमें है 993 से सन 1378 तक, और इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। इनके आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, आप वीडियो को देखते चलिएगा। दूसरा है सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि थे। तो सूरदास तो हमें पता है कि वह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया, तो इसको भी आप करते चलिए। हम आपको पूरे के आंसर भी बताएंगे। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। और वीर गाथा काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य और प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। और कबीरदास की भाषा है। और हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ वो तो पता ही होगा, रामचरितमानस है। और अगला है मूर्ति पूजा का विरोध किया। और रैदास कवि हैं, छायावाद के प्रमुख कवि हैं और प्रगतिवाद के कवि हैं। नई विधा स्थापित की है। रसखान ने काव्य रचना की है। और कबीर ने आयु पाई थी। कबीरदास ने आयु पाई थी। कबीर को वाणी वेदांत पूर्ण लग रही थी और स्वर्ण किरण रचना। और अगला है 18वां ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है। और 19वां है मेघा आई रचना। और स्मृतानंदन पंथ है कि काव्य में इनकी शब्दों की प्रधानता। तो अब आ गए हैं उनके आंसर। इन पहले का आंसर है जो आदिकाल की वो उसमें पूछी थी, तो उसका पहला ऑप्शन सही था। और दूसरे का कृष्ण भक्ति शाखा। और ये तीसरे का है वीर गाथा काल। इसका है पृथ्वीरासो। इसका है जायसी। और ये था भक्ति काल। कृष्ण मार्गी शाखा के कवि नहीं है तो दादू दयाल। और अगला है 7वां संदूकड़ी। और 8वां है रामचरितमानस। और फिर है कबीर संत काव्य की धाराएं के। और इसमें है 4। और राम सिंह दिनकर है 17वीं का आंसर। आप उन पर पहले क्वेश्चनों को देख लीजिए, फिर बाद में आंसर को देख कर लिख सकते हैं। और इसका है सन 1953 में। और इसमें है 14वीं में ब्रजभाषा। और इसमें है 120। और जो 16वीं में है वह है कोयल की। और 17वीं में है सुमित्रानंदन की। और इसमें है कृषि पर। और इसमें है सर्वदयाल सक्सेना। उसमें 20वीं वाले में है संस्कृत के शब्दों में। तो आप इनको लिख लीजिए। एक बार हम क्वेश्चन आपको पुनः दिखा देते हैं, आप देखते चलिए। दोनों साइड दिख रहे होंगे आपको क्वेश्चन, आप देख सकते हैं। आपको ये क्वेश्चन पूरे देखने को मिले। और आप इस तरह से हिंदी कोई ज़्यादा कठिन बात नहीं है पढ़ना। आप इनको से अच्छे से पढ़ लीजिए हिंदी को, तो आपके नंबर अच्छे आ जाते हैं। अगला है डॉट को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो डॉट हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग यानी भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अगला है चंद्रबाई प्रसिद्ध कवि। चंद्रबाई प्रसिद्ध कवि हैं वीर गाथा कालीन। अगला है भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। तो भक्ति काल का जो प्रारंभ है वह 1378 से माना जाता है। और अगला है ज्ञान मार्गी शाखा, ज्ञान भक्ति धारा के प्रतिनिधि हैं, तो उसके कवि हैं, इसके कवि हैं। और अगला है मोहम्मद जायसी का प्रसिद्ध महाकाव्य है। जो महाकाव्य है उसका उनके पद्मावत हैं। डॉट ने बादशाह का कोना कोना झांका है सूरदास जी ने। इसका सूरदास होगा आपका आंसर। अब अगला है मालिक मोहम्मद जायसी काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। तो आप इसके आंसर में देख सकते हैं, इसमें दिया है प्रेम वर्गी शाखा के। और अगला है प्रगतिवाद के समाजवाद से प्रभावित है, तो वह है कार्ल मार्क्स। छायावाद कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। छायावाद कविता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह है अलंकारों की प्रधानता। और नई कविता की विशेषताएं हैं रहस्यवादी। जो नई कविता की विशेषताएं हैं वह है रहस्यवादी नहीं होंगी, क्योंकि इसके होंगे अनुभव प्रधान। प्रेमी ढूंढत में फेरी मिले ना कोई प्रेमी, यानी पति
पति आएगा इस प्रेमी पति नहीं आएगा, प्रेमी ढूंढत मैं फ्री और प्रेमी ना मिला कोई। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा प्रेमी। मानस हो तो वही रस खानी, बसो डॉट डॉट गाँव के ग्वारान है। तो इसका जो आंसर दिया है इसमें दिया है ब्रज गोकुल। अगला 13वां दिया है कैदी और कोयल दोनों ही देश डॉट डॉट देश की बासी है, तो गुलामी की। और मखमली पेटियों से लटकी छिमियाँ डॉट डॉट बीज लड़ी छिपाए, बीज की छिपा है इसमें। अगला है कवि ने लता का मानवीकरण डॉट डॉट के रूप में भी व्यक्त किया है, तो इसका होगा नवविवाहित। इसका सही आंसर होगा नवविवाहित। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। इसमें दी है सही जोड़ी, तो आप इनको मिलाएंगे। तो पहले का होगा रामचरितमानस तुलसीदास का, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हते मीराबाई, और सूफी संत के हते जायसी, और कबीर की जो रचना है बाहरी अंडामरों का विरोध, और कृष्ण भक्ति शाखा के हैं कृष्ण भक्ति धारा चलाई थी वो बल्लवाचार्य जो कि सूरदास के गुरु थे, उन्हीं के द्वारा चलाई गई थी। अब है अगली जोड़ी, तो इसमें है छायावाद का है प्रकृति का मानवीकरण, प्रकृतिवाद का है नागार्जुन, और नई कविता है भारतेंदु युग नहीं 1953 से अब तक चल रही है नई कविता, और आधुनिक काल भारतेंदु युग, और रहस्यवाद छायावाद के समक्ष। ठीक है, तो आपकी ये दूसरी भी जो है सही जोड़ी निपटी। अब आती है तीसरी सही जोड़ी। इसमें दिए हुए हैं कबीरदास की है साखी, और सुजान रसखान की है रसखान, और गर्म हवाएं जो हैं वह है सर्वदयाल सक्सेना की जो एक रचना है। सर्वदयाल सक्सेना की जो रचना है वह है गर्म हवाएं। माखनलाल चतुर्वेदी है उसकी है हेमंत रागनी, और सुमित्रा नंदन पंत की आपको पता ही होगा कि पल्लव है उनकी रचना। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। तो इसमें दे रखे हैं हमको एक वाक्य में उत्तर, तो हम इनका अध्ययन करेंगे एक वाक्य में उत्तरों का, तो आप देखते चलिए। पहला है सूर ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास हते जो उसने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो वह किया है कृष्ण बाल लीलाओं का। आप लिख सकते हैं कृष्ण की। अब अगला है भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है, तो तुलसीदास हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2 कवियों के नाम बताएं, तो अपन एक अग्रदास भी हैं जो राम भक्ति शाखा के कवि थे। बीजांक किसकी रचना है, तो इसमें हम इसका उत्तर देखेंगे। तो इसमें बीजांक हैं जो कबीर की रचनाएं हैं, आप तीसरे का कबीर भी लिख सकते हैं, कबीर लिखेंगे। और सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं होती हैं, सगुण भक्ति की 2 शाखाएं होती हैं। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं होती हैं। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है, तो भक्ति काल के नाम का आधार है वह है भक्ति की भावना प्रधानता। आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम बता देते हैं। इसमें उत्तर दिया है भक्ति की प्रधानता। अगला है वीर गाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है, तो वह है प्रबंध काव्य शैली की। और 7वां है छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन से हैं। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से हैं, तो सूर्यकांत सुमित्रानंदन पंत, और महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, और अगला 8वां है प्रलय सृजन किसकी रचना है, तो ये प्रलय सृजन जो रचना है वह है हमारे सुमित्रानंदन जी की रचना। और वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी थी, तो वह लिखी थी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी थी, जो हमारे कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और नई कविता की कोई एक विशेषता, इसमें इसमें लिखेंगे क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता, बौद्धिकता। ठीक है, ये वाली दी हुई है क्षण का महत्व। और अगला है कबीर दास जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चले गए थे, जो उनके जीवन के अंतिम दिन चल रहे थे वह कहाँ चले गए थे, वह चले गए थे मगहर में। और इसमें दिया है ज्ञान की तुलना की गई है, तो वह आंधी से की गई है ज्ञान की तुलना, आंधी।
आंधी से की गई है। और मुरलीधर तथा अधरान, अधरा में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो अलंकार है वह होगा यमक अलंकार। यमक अलंकार है उनमें से। कवि रस खान के कवि के अनन्य भक्त हैं, वह भी कृष्ण के हैं रस खान। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही है? वह दे रही है संघर्ष को, संघर्ष को। ये दिए हुए हैं आपको इनके उत्तर। और फिर हम अगला भी पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत ने किसके चरणों से, किसके विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया? तो उन्होंने किसके कारणों से? महात्मा के से। और महात्मा गांधी के। 17 में चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है? उसमें यमक अलंकार है। चांदी की सी उजली जाली, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें यमक अलंकार है। गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज कर कौन आया था? तो उसमें कृष्ण। और गांव में कृष्ण नहीं, मेघ है आएगा, इसमें मेघ आए थे एक बार। और 19वां वाले को पढ़ेंगे। मेघ के आगमन की सूचना देते आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रही थी? तो वह चल रही थी हवाएं। जो हवाएं हैं वो चलती हैं, यानी जो हमारे लिए ठंडक प्रदान करती हैं, हवाएं चलती हैं। ये सत्य असत्य हैं तो आप इनको लगा ही सकते हैं, सत्य असत्य हैं। तो हम इनके सीधे साधे उत्तर बता देते हैं। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ के उत्तर भी देख सकते हैं। आपको एक जगह पूरे क्वेश्चन फिर उत्तर, तो आप इनको देखिए, आप देखते चलिए आराम से। अब ये हो गए हमारे 16 तक, तो हम और भी हैं तो 18 तक दिए हुए हैं। आप इनके उत्तर यहाँ से देख सकते हैं पूरे। देखिए आप इनके उत्तर देख सकते हैं, पूरे उत्तर दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। अगला है वीर गाथा काल की कोई 2 विशेषताएं। तो इसमें वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। युद्धों का सजीव वर्णन किया गया है। और 4 कवियों के नाम बताना है अगले क्वेश्चन में। तो नरपति नाल्हा और चंद बरदाई विद्यापति अमीर खुसारो। आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहा जाता है? तो आप इसकी हिंदी पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है, यही आप पेपर में लिख सकते हैं। अगला वीर गाथा काल के प्रमुख 2 कवियों व उनकी रचनाएं। तो वीर गाथा काल के जे दिए हुए हैं उनकी रचनाएं लिख सकते हैं। भक्ति काल को स्वर्णिम क्यों कहा जाता है? यह IMP क्वेश्चन है, आपको इससे देखना हुआ क्योंकि यह क्लास 10th में भी आया था। और फिर अगला है भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों की एक एक रचनाएं। सूरदास और तुलसीदास होंगे इनके। कबीरदास और मलिक मोहम्मद जायसी, आप इनके लिख सकते हैं। अगला है भक्ति काल की कौन कौन सी 4 शाखाएं? चारों के नाम। ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो आपको ये दिख रही होंगी उत्तर में, आप उत्तर स्वयं देख सकते हैं। अगला है सगुण काव्यधारा की 2 विशेषताएं। तो आपको ये दिख रही होंगी सगुण काव्यधारा की विशेषताएं। अगला है 10 निर्गुण काव्यधारा के 2 कवि व उनकी रचनाएं, उनकी एक एक रचना लिखी। तो कबीरदास बीजाक है और मलिक मोहम्मद जायसी है पद्मावत। छायावाद से आप क्या समझते हैं? तो इस उत्तर को आप पूरा पढ़ दीजिए, आपको पता ही चल जाएगा कि छायावाद क्या होता है। अगला है प्रगतिवाद की विशेषताएं और लिखते हुए एक कवि का एक रचना का नाम। तो प्रगतिवाद की ये विशेषताएं दी हुई हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं। अगला है 13वां नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं। तो इसमें नए नए प्रतीकों और बिंबों का अपमान किया गया, इसमें 2 दी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। अगला है मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो इसको आप पढ़ लीजिए, इसका उत्तर आपको स्वयं पढ़ना है। उत्तर आपको पढ़नी है, हम सिर्फ सही विकल्प और खाली स्थान इन पर टिक लगवाएंगे। अगला है कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है? और फिर 16वां है तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? फिर 17वां संसार में सच्चा संत कौन है? अगला है ईश्वर, मानस ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? मस्जिद मस्जिद में ढूंढता है। और अगला है 19वां कवि ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया? फिर अगला है ब्रजभूमि के प्रति कवि का अनन्य प्रेम किन रूपों में प्रकट हुआ और इसके उदाहरण बताना। कवि कहता है कि ग्वाल का एक
कोई हम बता देंगे। ये और इधर भी दिया हुआ है। अगला है कवि का ब्रज के वन बाग और तालाब को निहारने का के पीछे क्या कारण है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। आपको दिख ना रहा हो तो सही दिख रहा होगा। तो इसमें है कवि का ब्रज के प्रत्येक भाग को के प्रति विशेष इसलिए है क्योंकि ये सभी कृष्ण से संबंधित है। ब्रज के वन बाग वन बाल तालाब श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके प्रेम की साक्षी है। इसलिए कवि ने ब्रज के वन बाग तालाब देखने की लहलाए थे। सखी ने गोपियों से श्री कृष्ण का कैसे रूप धारण करने का आग्रह किया है, तो आप इसको पढ़ लीजिए। अब 23वां भी है तो आप इसको स्वयं पढ़ लीजिए। और 24वां है कोयल की कुकू कवि की प्रतिक्रिया है, इसको IM भी लगा लिए। और अब है किस शासन की तुलना तम के प्रभावों से की गई है, तो अंग्रेजी शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न 26वें की ओर। आपको इनमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप इनको पढ़ते पढ़ते हार तो जाओगे, बल्कि आपको हारना नहीं है। यह 26वां है अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि का क्या आशा है, तो आप इनको पढ़ लीजिए उत्तर को। अगला है कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी, तो आप इसको पढ़ लीजिए। कवि ने गाँव को हरता मन क्यों कहा है, और कवि ने किस मौसम के सुंदर का वर्णन किया है। और 30वां है गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा है। अब अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 31। अरहर और सनई के खेत में कवि को कैसे दिखाई देते हैं, और लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा, और मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए, और कबीर के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं, कवि रसगान के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, माखनलाल चतुर्वेदी की कला पक्ष की 2 विशेषताएं। और अब ये प्रसंग दिए हुए हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए। आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। आप इन सभी को पढ़ लीजिए। अगले दिए हुए हैं, अगले भी बताएंगे हम आपको। अगला है जहाँ एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ हर बार अलग अलग हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसके क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। पीपर पात सैनमेंट डोला में कौन सा अलंकार है, और जहाँ एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है, और काव्य की जोड़ा बनने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। चारू चंद की चंचल खिलने में कौन सा अलंकार है। काव्य के 2 भेद माने गए। प्रबंध काव्य के कितने प्रकार होते हैं, और रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी थी आचार्य विश्वनाथ ने। विभानुभाव संचारी योग दृश नियुति यह सूत्र किसका है, यह भरत मुनि का है। और रस के अंग है 4, तो रस के अंग 4 माने गए हैं। और यहाँ सभी के उत्तर दिए हुए हैं। आप हमने जो पिछले बताए नहीं उनके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें अलंकारों का अनावश्यक प्रयोग कविता के सौंदर्य को डॉट करता है। बाधित, शायद बाधित ही उत्तर होगा। और अगला है उपमेय में उपमान का आरोप होता है। अलंकार कहलाता है। और रूपक अलंकार का समानार्थ है गहना। अगला है रस के प्रकार होते हैं 9 रस 9 प्रकार के होते हैं। महाकाव्य में जीवन का संपूर्ण चित्रण होता है। खंड काव्य में एक अंश का होता है। सुदामा चरित्र है खंड काव्य। मंगल भवन है मंगलहारी में छंद है चौपाई छंद है। ये वाला देखो आप देखते हैं चौपाई ही है। अगला है छंद के 2 भेद होते हैं। अगला है ब्रह वियुक्त श्याम सुंदर के ठाडे क्यों न जरे। यह उदाहरण किस रस का है, अद्भुत रस का है। यह उदाहरण जो है वो वियुक्त श्रृंगार का है, सॉरी अद्भुत का नहीं है, क्योंकि अद्भुत तो विस्मय होता है इसका। वो घृणा को उत्पन्न करने वाले दृश्यों का वर्णन होने पर रस होता है, तो वह होता है घृणा को उत्पन्न करने पर। तो घृणा को उत्पन्न करने पर विभत्त रस होता है उत्पन्न। जहाँ काव्य सौंदर्य का आधार शब्द होते हैं वहाँ होता है हमारा शब्दालंकार। रामचरितमानस है महाकाव्य। और अगला है मात्रिक छंद में की गणना की गई मात्राओं की।
और रंगमंच प्रावनी देखकर समन्वित दृश्य काव्य को देखा जा सकता है। अब हमारे खाली स्थान निपटे, अब आए हम जोड़ी पे। तो इसको जोड़ी देखी रसात्मक वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वामित्र ने दी थी। पंच महाकाव्य है, महाकाव्य है जो हमारा कामायनी है। पंचवटी है, खंड काव्य, और मुक्तब काव्य है, नहीं दोहा रामायण, और दोहा राम नहीं मुक्तब काव्य है वह होगा। अब मुक्तब का पूर्वांतर संबंधी, और दोहा होगा हमारा अब माणिक मातृक छंद, रामायण रामायण होगा हमारा, रामायण होगा महाकाव्य। अगले में भी जोड़े हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। श्लेष का अंत है चिपका हुआ। छंद के प्रकार होते हैं दो। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण, और वार्णिक छंद होता है वर्णों के, और छंद से बनी हुई रचना काव्य कहलाती है। अगली है गुणों के रूप होते हैं 8। छंद के प्रकार होते हैं छंद के प्रकार गण 2 और 3 वर्णों के समूह को कहते हैं गण। और महाकाव्य में कम से कम 8 सर्ग होते हैं। महाकाव्य है जो हमारा, उसमें 8 सर्ग होते हैं। कविता का बाह्यतम रूप का रूप होता है वह होता है अभिव्यक्ति है। श्रव्य के 2 भेद हैं, और एक शब्द में उत्तर। तो पहला है महाकाव्य का कथा वस्तु कैसा होता है, वह होता है विस्तृत होता है। और अगला है गोस्वामी तुलसीदास के प्रमुख महाकाव्य का क्या नाम है, उसका नाम है रामचरितमानस। एक खंड काव्य का नाम है पंचवटी, खंड काव्य है उसका क्या नाम है पंचवटी नाम है खंड काव्य। काव्य के कितने भेद होते हैं, काव्य के 2 भेद होते हैं। और प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, प्रबंध काव्य के भी 3। प्रबंध काव्य के जो भेद होते हैं वह होते हैं 3। और मुक्तब काव्य के भेद बताइए और उनके नाम लिखिए। 2 गे मुक्तब का पाठ मुक्तब व पाठ मुक्तब। अगला है चरण समोज परखने लागे कौन सा अलंकार है, रूपक। रस के प्रमुख अंग हैं 4, और जिस काव्य का आनंद पढ़ या सुनकर लिया जाता है उसे रस कहते हैं। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। सत्य हैं, तो आप इनको देख लीजिए एक बार, और आपको उत्तर बताए दिए जा रहे हैं, उनमें से देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इनके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। अब आ गए हैं जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं। तो पंडित जगन्नाथ थे, उनके अनुसार काव्य किसे कहते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं परिभाषा दी रखी है। अगला है मुक्तब काव्य की परिभाषा, तो इसको देख लीजिए और लिख लीजिए अपने फेयर में। और इसका उदाहरण दिया हुआ है उसका। प्रबंध काव्य की भेद एवं परिभाषा ये कक्षा 10 में भी है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिए याद। अगला है अलंकार की परिभाषा। अलंकार का दिया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण गहना। काव्य के प्रकार दिए हुए हैं श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, देखिए आप स्वयं देख सकते हैं। मुक्तब काव्यों के प्रकारों का नाम लिखिए, तो ये वाले दिए हैं, आप खुद स्वयं देख सकते हैं। अगला रस के कितने अंग होते हैं, 90 होते हैं। 9 जी 4 के उत्तर दिए हुए हैं, 4 दिए हैं और 4 और इधर दिए होंगे, सॉरी नहीं दिए हैं। तो पूरे रस के नाम जे दिए हैं, आप 8वें क्वेश्चन में देख सकते हैं। देखो आपको यहाँ पर प्रत्येक का स्थायी भाव और रस का नाम मिलेगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। शांत रस की परिभाषा उदाहरण सहित, तो इसको देख लीजिए। अगला है रौद्र रस की परिभाषा उदाहरण सहित, इसको भी देख लीजिए। अद्भुत रस की परिभाषा एवं उदाहरण सहित, तो इसको आप स्वयं पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ लीजिए। उदाहरण दिया हुआ है करुण रस की परिभाषा। ये जो रस है इनकी सभी की परिभाषा आपको पढ़ना पड़ेगी, क्योंकि ये बोर्ड की परीक्षा जो 9 की होंगी, बोर्ड की नहीं सॉरी वैसी होती हैं लेकिन स्वयं के स्कूल में लगती हैं, तो उनमें ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप ये पूरे रसों को जितने भी इसमें बता रहे हैं, अगर आपको इनके उदाहरण याद नहीं होते हैं तो हमें बता दीजिए, तो हम स्वयं लिखकर इनके सरल उदाहरण आपको अगली वीडियो में अपलोड कर देंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हो हमारी वीडियो पर,
जो आपको कमी आती है उससे बता दिया करो हमारे कमेंट में बताकर। तो आप देख सकते हैं पूरे अलंकारों को आपको पढ़ना है और उनके भेद और जो उदाहरण दिए हुए हैं उनको भी पढ़ना है। इनमें विभाव और अनुभाव में अंतर दिया है तो इसको भी पढ़ लीजिए। रस की परिभाषा उदाहरण सहित तो और अब श्रृंगार रस और छंद की परिभाषा तो आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है कविता के कितने पक्ष होते हैं, वर्णन कीजिए। महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है हमारे लिए। और अगला है श्रृंगार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और इसके जो दिए हैं, श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, वियुक्त श्रृंगार और संयुक्त श्रृंगार। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं, देखो हमने बताया था कि एक होता है संयुक्त श्रृंगार, एक वियुक्त श्रृंगार। संयुक्त श्रृंगार की यह परिभाषा दी हुई है तो आप इसको पढ़ लीजिए। और अगली दी हुई है वियुक्त श्रृंगार की परिभाषा और इसके जो भेद दिए हुए हैं इनको तो आप ज़रूर ही पढ़ लीजिए क्योंकि ये वार्षिक परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। इसका उदाहरण भी दिया है सरल और आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आपको याद नहीं होता है तो कमेंट में बता ही दीजिए तो हम आपके लिए इनके सरल बता देंगे। अगला है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित तो आप इसको भी पढ़ लीजिए। पीवत रस की परिभाषा उदाहरण सहित इसको भी पढ़ लीजिए। कोट उत्डानी की परिमरी माल इतारत दिखावत को चर्बी ले जीवाला दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। अब विवत रस का भी पढ़ के अब हम पढ़ेंगे भयानक रस की परिभाषा तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। फिर छंद में मात्रा लगाने के नियम अनुसार जी, मात्रा लगाने के नियम अनुसार आपको ध्यान ही रखना पड़ेंगे। ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, आप रट्टा ना मारे क्योंकि इसको समझें। आप देख सकते हैं इनके बस आपको इतना बड़ा याद नहीं करना है, बस इनकी नियम देखना है। अगला दिया है सवैया छंद की परिभाषा तो इसको भी याद कर लीजिए। अगला है इस छंद के प्रकार, इसमें मात्रिक और वर्णिक छंद तो मात्रा की गणना को मात्रिक छंद और वर्णों की गणना को वर्णिक छंद इसमें दिए हुए हैं। अगला है चौपाई छंद की परिभाषा। चौपाई छंद की परिभाषा ये दी हुई है। अगर आपसे पूछ लिए जाए कि चौपाई छंद के लक्षण लिखिए तो इसमें आपको यही लिख देना है। और उदाहरण दिया हुआ है। अब है दोहा छंद की परिभाषा तो दोहा छंद को इस तरह आप पढ़ सकते हैं और इनकी मात्राएं भी दी हुई हैं 11 पहले और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 है। और फिर है अलंकार के भेद कितने होते हैं, नाम शायद लिखिए तो जे अलंकार के हैं आपको इतनी बड़ी हिंदी याद ना करके छोटा सा रूप में याद करना है। और अगला है श्लेष अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, आपको इधर याद कर लेना है। अब है आपको अर्थ पूछा हो तो अर्थ लिखना, नहीं पूछा हो तो नहीं लिखना है। तो आपको अगला है अर्थ अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो इसको भी लिख लीजिए। अगला है उपमा अलंकार की उपमा की परिभाषा तो ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं तो इनको भी लिख लीजिए। उपमा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। जो उपमा अलंकार के भेद अंग पूछे हैं ये वार्षिक परीक्षा में क्लास 10th की बोर्ड की परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ था तो आप इनका प्रयोग करना हो। अगर आपको प्रयोग आते हो तो प्रयोग कर सकते हैं और नहीं ऐसे अंग ही लिख सकते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए तो जो रूपक का वर्णन दिया हुआ है इसे पूरी तरह से याद कर लीजिए। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित तो उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखने हैं। अगला है उभय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। और मानवीयकरण अलंकार की परिभाषा लिखना है तो इसमें छोटा सा रूप लिखना है। हम आपको आप लोग कमेंट में बताएंगे तो हम अगली वीडियो में इनके जो सभी के हैं उनके उदाहरण छोटे छोटे करवा के लिखवा देंगे। अगला है पाठ मुक्तब बागे मुक्तब में अंतर तो इनमें अंतर है तो इनमें अंतर आप पढ़ लीजिए स्वयं। अब अगला देखते हैं मात्रिक छंद एवं मांडलिक छंद में अंतर और इधर है विभाव व अनुभव में अंतर तो ये दोनों अंतर हैं। इनमें से एक तो 100% ही आता है, आप इनको दोनों को देख सकते हैं। अब है संचारी भाव और स्थायी भाव में अंतर तो संचारी भाव स्थायी भाव को देख लीजिए। ये भाव हृदय के चित्त में स्थायी से रहते हैं बुलबुले के समान। और ये वाले प्रश्न जो हैं जो हम ग्रामर के हैं एक कक्षा 10 में भी लगते हैं तो आप इनको अभी से याद कर लीजिए। अब
अगली आ गई है तीसरी इकाई, जानवरों में सबसे बुद्धिमान समझा जाता है गधा समझा जाता है। और ऋषि मुनियों के गुण किस में पहुँचाए गए हैं। और अड़ियल का अर्थ क्या है। गद्दा हमारी स्वाभाविक है, एकांगी में एक अंग होता है। सत्य है, एकांगी में अंग होता है एक। रिपोर्टर शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया था। और हमारी नई संस्कृति, सेनापति दुख प्रकट करते हुए फोटो खिंचवाते समय किस परंपरा की ओर संकेत किया गया। आज सपने के सोने खोने की बात की गई, लेखक जहां पहुंचा वहां समय सूरज था। तो आप सभी के उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा। पहले में है गधा, दूसरे गधे में, तीसरा है हड्डी और चौथे का आंसर है अभिव्यक्ति है। पाँचवें का एक है और छठवें का फ्रांसीसी बता ही दिया था। सातवें का है यह अनुकरण की संस्कृति है और आठवें का है उठरम से। नौवें का चेहरे पर मुस्कान लाने की, उसमें हिंदू मुस्लिम एकता और 11वें पे सिर पर चढ़ाया। तो हम आपको फिर से एक बार रिपीट करा देते हैं, आप देख सकते हैं। अब अगला देखेंगे हम इसके खालिस्तान। तो खालिस्तान है प्रेमचंद का जन्म हुआ था, वह हुआ था बनारस में। प्रेमचंद जी का बनारस में। गधे का छोटा भाई भी, उसका नाम है बैल। बैल का स्थान गधे से ऊंचा है। लेखक के सामने डॉट डॉट प्रेमचंद जी की परछाई। और इसमें है फोटो और प्रेमचंद जी डॉट डॉट साहित्यवाद के आदर्शवाद के यथार्थवाद के थे, सॉरी आप। और दूसरा एकांगी में एक अंग होता है। पात्रों की संवादों को प्रस्तुत करना एकांक नाटक होता है। और संस्मार्तिक असमता से आशा है हमारी पहचान संस्कृति से, उपभोक्ता संस्कृति से। समाज में वर्गों के मध्य बढ़ रही है दूरी। मैंने साहसी थी, वह जनरल है से अपनी बातें कह देता है। साहब की पुत्री मैना का आपने इस डॉट डॉट से बहुत लगाव था। जूता सदैव ही टोपियों से डॉट डॉट रहता है। फोटो में प्रेमचंद साथ उनकी डॉट डॉट भी थी। लेखक महादेवी वर्मा के फारसी और भाषा के जानकार थे। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें डॉट डॉट मानते थे। कुत्ता अपने मालिक से पढ़ता था। मैना काफ़ी डॉट डॉट हो सकती है, मेरा विश्वास ही नहीं, मूक हृदय का आत्मनिवेदन है। तो आप सभी को इन खाली स्थानों के उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं, आप एक बार और रिपीट करके देख लें। अगला है सही जोड़ी। तो हम सही जोड़ी आपको मिलवा ही देते हैं। इसमें बुद्धिमान प्राणी गधा, सेनापति है पुत्री, इसमें है मेरी और झूली का साला गया। लेखक की नज़र अटक गई, प्रेमचंद जी के फटे जूते पर ना मैंने। और अगले की हैं प्रेमचंद जी की हैं सेवा और शंकर प्रसाद की हैं हंसते हैं रोते हैं। इनकी संस्कृति तथा शिक्षा है श्याम चरण दवे। और चपला देवी है इसका है संवेद शैली। महादेवी वर्मा का है नीरजा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को है भट्ट की आत्मकथा। आप इनके एक वाक्य में उत्तर भी हम आपको पढ़ा देते हैं। पराकाष्ठा शब्द का क्या अर्थ है। बुरे समय के लिए पैसा बचाकर कौन रखता है। श्याम कुमार दवे ने किस विश्वविद्यालय से PhD की उपाधि प्राप्त की। और अगला है यह समूहों को मजबूत बनाता है। वाक्य में विशेषण है नाना साहब ने भीषण हत्याकांड कहाँ से किया था। लेखक उनके और किसके चेहरे की ओर देखता है। साहित्यिक पुरख किसे कहा गया है। महादेवी वर्मा की गायिका के रूप में प्रसिद्ध है। और महादेवी वर्मा किस प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य थी। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है। और अमृत राय लिखित प्रेमचंद जी की जीवनी का क्या नाम है। और रिपोर्ताज किसे कहते हैं। ये रिपोर्ताज वाला शब्द अर्थ है इसको तो बोर्ड की परीक्षा में जो अभी चल रही हैं 2022 में उनमें पूछा गया है। और आलोचना में किसका गुण 200 की परख की जाती है। और इसमें है किसी विशेष स्थल का यात्रा का वर्णन सजीव वर्णन किस विधा में होता है। हिंदी साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ। हिंदी साहित्य की उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद जी हैं, उनकी रचना है गोदान। और प्राचीन काल से किस कला का अभाव है। आधुनिक काल में किस साहित्य का विकास हुआ है। गद्य साहित्य के अनेक रूपों का वर्णन कीजिए। तो आपको यहाँ पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके, आप देख लीजिए। आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताया दिया जाएगा।
पगे पतली रस्सी के थे। पगे पतली रस्सी के थे दोनों बैल एक माह तक का कांजी हौस में बंधे रहे। सत्य छुरी काजी के पास 2 घोड़े थे। असत्य प्रेमचंद जी के फटे जूते थे। आप इन सत्य शब्दों को स्वयं पढ़ लीजिए। आप सभी को इनके उत्तर यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए। आपको एक बार रिपीट फिर से करा दिए जाएंगे। ठीक है, आपके सही सत्य शब्द निपटे। गायन अगला है, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी और नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है कथन से क्या अभिप्राय है। गया भगाते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया। कांजी हौस में पशुओं को की हाजिरी क्यों ली जाती थी। और अगला है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति क्या प्रेम मढ़ाया। अगला है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। उपभोक्तावादी संस्कृति के क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। अगला है, मैना जड़ पदार्थ को बेचना चाहती थी पर अंग्रेज उसे क्यों नष्ट करना चाहते थे। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। सर टॉमस ही की मैना पर दया के भाव के क्या कारण थे। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। और 12वां, लेखक ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। और 13वां है, जाबर के नवाब के साथ अपनी पारिवारिक संबंधियों को लेखक ने आज के संदर्भ में स्वपन क्यों कहा। और अगला है, लेखक के फटे जूते होने के कारण क्या अनुमान लगाया गया। गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया। लेखक पातशाही जी प्रेमचंद जी की क्या सलाह दे रहे हैं। लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों। लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधियों से विभूषित किया। प्रेमचंद जी की विडंबना क्या थी। और इनकी जो दी हुई है इन्हें देख लीजिए आप। उपन्यास विधा से आप क्या समझते हैं। 19वां क्वेश्चन है, किन्हीं एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। आप इतने क्वेश्चन ना करके महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और इतने बड़े ना करें, छोटे करें क्वेश्चन, क्योंकि ये बिलात क्वेश्चन है, याद नहीं होंगे आपको वैसे। अगला है, एक कहानी विधा का परिचय देते हुए किसी एक कहानीकार का नाम। और कहानी और उपन्यास में 2 अंतर। और नाटक और एकांकी में 2 अंतर। जीवन और आत्मकथा में अंतर। प्रेमचंद जी की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली में किसी विशेषताओं के गुणों को लिखिए। महादेव वर्मा की भाषा शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। आप इनको अच्छे से देख लें, अच्छे से याद कर लें। और इनके जो कला पक्ष भाव पक्ष है, इनको प्रसंग है, इनके आप स्वयं करेंगे, इनको देखिए, आपको बता दिए जाते हैं। आपको स्कूल से प्रश्न बैंक मिलेंगे, उनमें देख के इसी से सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब इकाई आ गई है 5। लेखक ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। नानी स्वर्ग चली गई थी। उसमें पहला, नानी स्वर्ग चली गई थी। अगला है, लेखिका की दादी से के चोर किसके कमरे में। लेखिका की दादी के। और इसमें है, इसमें लेखांकी में और आभा शोभा दया और शंका शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण है। और माटी वाली को शहर से अपने गांव पहुंचने में समय लगता था। वृद्धा को दूसरे के गिलास देखकर आश्चर्यचकित हुआ। लेखक के कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लेखक ने जब दिल्ली के लिए पलायन किया तब उनके समय उनके पास थे। तो उनके उत्तर जो हमने बताए हैं अभी सही विकल्प, उनके उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। आपको स्कूल से प्रश्न बैंक तो मिल ही गई होंगी, उन्हीं में से देखकर इनको सॉल्यूशन कर लीजिए आप। अगला है, मेरे नाना पक्के ... माने जाते हैं साहब। इनके साहब माने जाते हैं। और हम अगला देखेंगे क्वेश्चन, वे ... से कम जादू नहीं मालूम पड़ती थी।
नानी शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर चले गए थे और नानी के मन में की आज़ादी देश की प्रति। तीसरे नंबर पर चित्रा है। एरेडू है उर्दू शब्द और तालीम का अर्थ है शिक्षा का। रीड की हद्दी नामक एकांकी में कुल पात्र हैं 4। माटीवाला के लेखक 6 हैं इनके। और माटीवाले पाठ के लेखक हैं विद्यासागर नौटाली। जटिल शब्द भौड़े का अर्थ है। आप इनको 2-3 को जो 8वां है जो गलत सा लग रहा है आप स्वयं इसको कर लें देखकर। अब एक क्वेश्चन आ गए हैं माटीवाले के पास अपने अच्छे या पुराने भाग्य से ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था, ये क्वेश्चन है। और अगला है भूखी मीठी के ही भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है। और है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। माटीवाले का रोटियों का इस तरह हिसाब उसकी किस मजदूरी को प्रकट करता है। और इनमें से कोई क्वेश्चन वैसे नहीं फंसेगा, आप गद्दांश साहब इनको स्वयं पढ़ लीजिए। आप गद्दांश को आप स्वयं पढ़ लीजिए। और जो निबंध है ये तो ये गद्दांश है, इनको पढ़ लीजिए। अब निबंध है जल जीवन का आप स्वयं कर लेंगे और कोविड-19 का भी स्वयं कर लेंगे। आप इन निबंधों को अच्छे से याद कर लीजिए। और अब इसमें है वार्षिक विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक अनुच्छेद लिखिए। और विस्थापन की समस्या पर वार्षिक का अनुच्छेद आप देख सकते हैं। इसमें से विस्थापन की समस्या का अनुच्छेद लिखिए। दिवाली, मिठाई, दिया, मेहमान खुशी, आशीर्वाद, अद्भुत आदि शब्दों से मिलाकर एक अनुच्छेद तैयार किया जाता है। जल संरक्षण पर अनुच्छेद लिखिए। ये तीनों पॉइंट लिख देने हैं आपको। और अब इस इकाई में पुस्तकालय का निबंध दिया हुआ है तो पुस्तकालय का निबंध कर लीजिए याद। आपको ये वाले पर ध्यान नहीं देना है, इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ पुस्तकालय का याद करना है। ये तो ऐसे ही है। अब फिर विद्यार्थी जीवन पर भी एक निबंध लिखा हुआ है, इसको भी आपको पढ़ना है। और हाँ, बस 2 निबंधों को पढ़ना है। और ये बहुत बड़ा दिया हुआ है, देखो विद्यार्थी जीवन। और ये दिए हुए हैं बहुत बड़ा है, लेकिन आपको विद्यार्थी जीवन की इतनी बड़ी हेडिंग ना लिखना है, इनको छोटा कर लेना है। आप कमेंट करा करो और बताया करो कौन सी बात समझ में नहीं आ रही है, तो हम इसको छोटा करके लिखवा दिया करेंगे। देख सकते हैं उपसंहार था ये। अब है राष्ट्रवाद, नई समाचार पत्रों का महत्व, आप देख लीजिए। और जो राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त का है प्रस्तावना जी वाला दिया हुआ है। और फिर यहाँ से निबंध शुरू है। जी याद हो जाएंगे आपको निबंध, आपको खुद याद करना पड़ेंगे, हम याद नहीं करवाएंगे। और ये साहित्य और समाज दिया हुआ है, इसको नहीं करना, वैसे नहीं पूछा जाएगा। ये एप्लीकेशन दिए हुए हैं, एप्लीकेशनों को याद कर लेना है आपको अच्छी तरह से। और फिर अनौपचारिक साधन किसे पत्र किसे कहते हैं, ये वाले भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनका भी विशेष ध्यान दें। और जन्मदिन पर बधाई पत्र भी लिखना है। वार्षिक परीक्षा पर अपने माता पिता को बताना है पढ़ाई के बारे में, तो उससे भी लिख सकते हैं। और इस गद्यांश को आप पढ़ लीजिए, आप स्वयं इसके आंसर बता सकते हैं। और पद कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, औपचारिक और अनौपचारिक पत्राद। और
औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, उदाहरण सहित परिभाषा इसके 2 दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप विद्यालय में महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु देखिए, आप इसको लिख सकते हैं। और आप इनको पढ़ लीजिए, इन गद्यांशों को जो इकाई में दिए हुए हैं। इस गद्यांश भी दिए हुए हैं, आप इनको भी पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। हम इन गद्यांशों को नहीं पढ़ाएंगे, आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो को डाल दिया है हमने। और गौड़ संधि और वृद्धि संधि में अंतर भी बताना है, तो अंतर को इसमें देख लीजिए। तद्भव व तत्सम में अंतर आप इनको देख लीजिए। आंचलिक शब्दों से क्या अभिप्राय, उदाहरण दीजिए। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया में अंतर लिखना है। संधि और समास में अंतर लिखना है। विज्ञापन लेखन का सही तरीका स्पष्ट कीजिए। और इनकी जो सही जोड़ी है इनको हम मिलावा देते हैं। इसमें दिया है पहला, अनु तथा भाव के योग से बना शब्द अनुभाव। और इंद्र का पर्यायवाची है, वह है अश्वपति। ग्राम का सब का तत्व है गांव। दांत खट्टे करने का अर्थ है परास कर देना, भूमि, धरा। और अगला है उपसर्ग शब्द कहाँ से जुड़ता है, तो यह शब्द के आरंभ से ही जुड़ता है। प्रत्यय पीछे जुड़ता है। और विलोम का उल्टा एवं विरोधी। रचना के आधार पर वाक्य होते हैं 3 प्रकार के, हाँ, भी और एक तरफ एक शब्द है निपात शब्द। अब अगला दिया है निपात शब्द से क्या अभिप्राय, उदाहरण सहित दीजिए, तो इसकी परिभाषा आपको लिख देनी है। अगला है मुहावरा क्या है, परिभाषा एवं उदाहरण सहित लिखिए, तो इन मुहावरे को भी लिख सकते हैं। विज्ञापन लेखन की 2 शैलियाँ लिखिए, ये आप लिख सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर लिखिए। और फिर आपको सही जोड़ी, फिर ये वाली तो इसी की है सही जोड़ी, आप इसको पेज पर ध्यान ना दें। आप इन गद्यांश, इस पद्यांश को भी पढ़ लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से आएंगे। 10वां भी पढ़ लीजिए आप इनको देख लीजिए सही विकल्पों को, और उत्तर नीचे दिए हुए हैं और कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं। पहले का अत्याचार, दूसरे का कमाई में प्रत्यय है आई, और सदाचार का विलोम है दुराचार। जो अधिक बोलता हो उसे कहते हैं वाचाल। अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विदेशी शब्द। अब हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक शैली का वर्णन कीजिए, तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, इसको याद कर लीजिए। अब इसमें प्रसंग व्याख्या लिखना है, तो इसको भी लिख लीजिए। आप गद्यांश पढ़कर इस पर व्याख्या लिख सकते हैं। दूसरा गद्यांश दिया है, इस पर भी लिख सकते हैं। इन चारों गद्यांशों को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और व्याख्या लिखिए। अब श्री निकेतन में ऐसा कौन सा आकर्षण होता है जिसके कारण गुरुदेव ने वहां रहने का मन बनाया, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। अगला है, दोनों बैल आपसे प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे। और गया के हर घर हीरा और मोती ने स्वयं को अपमानित महसूस क्यों किया, तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिर आप रिपोर्टार्थ शब्द को तो पढ़ ही रहे होंगे, तो गद्य की विधाएं भी पढ़ लीजिए। नाटक, कहानी, उपन्यास के तत्वों को भी पढ़ लीजिए। और रिपोर्टार्थ को तो पढ़ लिया होगा। और निबंध को, निबंध नी प्लस बंध बराबर बनी हुई रचना को निबंध कहते हैं। और इस सब व्याख्या को भी पढ़ लीजिए। 5वें को भी पढ़ लीजिए और 6वें 7वें को भी पढ़ लीजिए। सर्वदयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं पढ़ लीजिए। सुमित्रानंद पंत के सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। कबीर के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। और कबीर खान के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए। आपको बस इतना ही लिखना है, और इसके काव्य सौंदर्य भी लिखना है। और लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित हुई। और मृदुला गर्ग की नानी आज़ादी के कारण आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी रही होगी। दामाद के बनाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने की बात की जो आज़ादी का सिपाही हो। इस तरह लेखिका ने नानी के परोक्ष रूप में अपनी आज़ादी की। और शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है। इस देशों में लेखकों ने प्रवास कैसे किया। आप
इस क्वेश्चन को नहीं पूछा जाएगा। आप इन क्वेश्चन को रीढ़ की हड्डी का शीर्षक अच्छे से पढ़ लीजिए। एकांकी उद्देश्य और समाज में महिलाओं को उचित गर्मा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर रहे हैं, आपको इन्हीं को पढ़ना है। और इनकी जो जोड़ियाँ आई हैं ये परीक्षा की दृष्टि से पूछी जाएंगी तो इनको मिला दिए जाएंगे। इसका इससे और इसका इससे, इसका इसके, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इससे, इसका इससे और इसका इससे मिलाएंगे और इसका इससे मिलाएंगे और इसका इससे मिलाएंगे। लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा? क्योंकि वह परलोक सिधार गई थी। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार हैं वह हैं जगदीश कुमार माथुर। आप इनको अच्छी तरह से देख लीजिए एक एक करके। आप ये 15 दिए हुए हैं, सही एक वाक्य में उत्तर इनको देख लीजिए और असत्य नहीं पूछे जाएंगे, आपको पहले बता दिए हैं उनको सत्य सत्य उनको देख लीजिए आप। अब हमारी पूरी जो प्रश्न बैंक में से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वह समाप्त हुए, तो आप उनको अच्छी तरह से रिपीट कर लें और आगे भी वीडियो है।